हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर हमारा वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी जो हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दे रखी हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो मेटल्स किसको बोलते हैं? मेटल्स हम बोल सकते हैं वो कंपाउंड जिसकी वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर 1, 2, 3 हो। ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं। जैसे Na है, Na का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन जो देखेंगे हम वो कितने हैं? 2 हैं, 8 हैं, 1 है। जो इसकी वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 है। तो ये क्या हुआ? हमारा मेटल हुआ। सिमिलरली एल्यूमिनियम लेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने हैं? 13 है। और जो इसके अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8 और 3। जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है कितने? 3। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेंगे। जो Mg है इसमें कितने हैं? 12 होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 2, 8, 2। जो इसकी वैलेंस सेल में कितने हैं? 2 हैं। तो ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे मेटल हैं। फिर हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो फिजिकल जो स्टेट होती है मेटल्स की वो क्या होती है। जो हमारे जनरली जो फिजिकल होते हैं मेटल्स, आपने जनरल लाइफ में देखा होगा, वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे हमारा जो मरकरी है। ठीक है, मरकरी क्या होता है? ये एक्सेप्शन है। ये लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, रूम टेम्परेचर के अंदर। साथ में हमारा जो गैलियम है ये भी क्या है? ये भी एक्सेप्शन है मेटल के अंदर। मेटल तो है ये, लेकिन क्या है? जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या बोलती है कि मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं। तो ये दोनों क्या हुई है? एक्सेप्शन हुई है मेटल। फिर हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो होती है लस्सर। मेटल्स क्या होते हैं? लस्सर इन नेचर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। शाइनिंग करते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? शाइनिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल हैं, सपोज करो हम आयरन होता है, उसके जंग लग जाती है, या हमने देखा होगा जो हम उसको फिर रब करते हैं, जो सैंड पेपर होता है उसकी हेल्प से रब करते हैं तो वो शाइनिंग करने होने लग जाता है वापस से। तो ये हमारी क्या है? ये शाइनिंग प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं लस्टर। लेकिन जो इसके अंदर लेड होता है ये मेटल होता है, लेकिन ये क्या होता है? नेचर में डल होता है, ये शाइनिंग नहीं करता, बट फिर भी क्या है? ये मेटल है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आती है मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। आपने मेटल्स देखा होगा, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर और स्टील, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब इनमें स्ट्रेंथ होती है, हम इनको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक इट डाउन नहीं कर सकते, या इनको मोल्ड नहीं कर सकते इजीली, तो हार्ड होते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन है इसके अंदर वो क्या होता है? मरकरी है। जो मरकरी होता है वो क्या होता है? मेटल है, लेकिन वो क्या, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड होने का मतलब क्या? वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो वो हार्ड भी नहीं होगा। ठीक है, अदर जो हम हैं, सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों भी क्या होंगे? ये दोनों भी क्या हमारे मेटल के अंदर हैं, लेकिन ये क्या है? हार्ड नहीं है दोनों भी। तो ये तीनों जो हमारे मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक्सेप्शन है हार्डनेस के। जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है हार्ड इन नेचर होता है, लेकिन इन तीनों के अंदर हमें ये देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो हमें पता है मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है? हाई होता है। जनरली जो आयरन होता है जो हमारे काम में लेते हैं वो क्या होता है? कभी उसको आपने लिक्विड स्टेट में देखा है? यस, हम आयरन रोड को गर्म करें, गर्म करने पे वो लिक्विड थोड़ी हो जाती है। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, हाई होता है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी आयरन हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं मेटल्स के। वही क्या होता है? एक्सेप्शन क्या है? मरकरी है। मरकरी क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है? वो लो है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का लो होगा, उसके अलावा सभी मेटल्स का हाई रहेगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है
वो आती है इनकी डेंसिटी। ठीक है, जो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी के होते हैं, तभी उनमें स्ट्रेंथ होती है ना। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि इसकी बोन डेंसिटी हाई है, मतलब जनरली बोल देते हैं कि इसकी हड्डियां मजबूत है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, घर में जनरली बोलते हैं। तो सिमिलरली हम क्या बोलते हैं कि जो इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है मेटल्स की, तो हम उनको क्या करते हैं, इजीली उनको कट या तोड़ नहीं पाते, डेंसिटी हाई होती है। लेकिन जो हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको क्या है, हम इनको नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन है। फिर नेक्स्ट जो हमारी आती है वो है डक्टिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब डक्टाइल इन नेचर क्या होता है, डक्टिलिटी होती है कि जब हम उसको रोलर के नीचे उसको कंप्रेस्ड करें तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन ना होगी, फैल जाना जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल इन नेचर बोलते हैं। जैसे आपने वायर्स देखे होंगे, ये सब क्या हैं, किन के बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम इनको लंबा कर सकते हैं खींच के, वो डक्टिलिटी ऑफ होती है मेटल की। जैसे आपने देखा होगा जितने हमारी गोल्ड ज्वेलरी बनती है उनमें बारीक बारीक तार से बारीक बारीक मतलब काम किया होता है। क्यों किया होता है? क्योंकि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये क्या है, इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा हाईली डक्टाइल होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड होता है, हम 1 ग्राम गोल्ड से उसको खींच के हम कितना 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो ये क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा डक्टाइल इन नेचर होते हैं। वहीं जो हम टंगस्टन होता है, ठीक है, जो टंगस्टन होता है, जो फिलामेंट काम में लेते हैं हम किसके अंदर, बल्ब वगैरह के अंदर, उसका भी क्या होता है, वो भी डक्टाइल इन नेचर होता है। तो हम उससे एकदम से लगभग इनविजिबल वायर बना सकते हैं, मतलब इतना पतला वायर बना सकते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखे। ये क्या है, सब प्रॉपर्टी है, डक्टाइल इन नेचर होता है मेटल। जो हमारा नेक्स्ट है मेलेबिलिटी ऑफ मेटल, उससे पहले जो हमारे सोडियम और पोटेशियम और जिंक, ये तीनों क्या हमारे एक्सेप्शन रहेंगे। ठीक है, जो हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या है, सोडियम, पोटेशियम और हमारा जिंक, ये क्या है, डक्टाइल इन नेचर नहीं होते, इनको हम खींच के लंबा नहीं कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मेलेबिलिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मेलेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब मेलेबल क्या होते हैं कि हम उनको पीट पीट के पतला कर सकते हैं, उनकी सीटें या चद्दरें बना सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, वो हमारे मेलेबिलिटी होती है। जिसकी जितनी पतली सीट बनाई जाएगी हम बोल सकते हैं वो उतना ज़्यादा मेलेबल है। हम किसी पत्थर को, वुड को तो मेलेबल नहीं बना सकते ना, उसको पीट पीट के उसकी चद्दर नहीं बना सकते। हम चद्दर किसकी बना सकते हैं, हम चद्दर है जनरली किसकी बनाते हैं, कभी देखा होगा एल्यूमिनियम की सीट्स होती हैं। ठीक है, और जो हमारी आयरन की सीट्स आती हैं, चद्दर जिसको नहीं बोलते, जिनके घर के दरवाजे, बॉक्स वगैरह, आलमारी वगैरह बनती हैं, ये सब क्या है, ये सीटें हैं जो किस किस वजह से हैं, उनकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और जो हमारी मरकरी और जो हमारी जिंक है, ये चारों क्या हैं, ये चारों एक्सेप्शन है, ये मेलेबिलिटी शो नहीं करते। मतलब आप इनको पीट पीट के अगर इनकी सीट या चद्दर बनाना चाहोगे तो वो नहीं बन सकते। लेकिन ये हमारे क्या हैं, ये सब हमारे मेटल्स हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या है, ब्रिटलनेस ऑफ मेटल। ठीक है, अब ब्रिटलनेस ऑफ मेटल जो होती है वो क्या होती है कि हम जब किसी मेटल पे फोर्स लगाएं वो क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस ऑफ मेटल। ठीक है, जैसे हम आयरन होता है तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ये नहीं होगा कि सडनली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पत्थर होता है, हम उसको हैमर से मारते हैं तो पत्थर क्या होता है, 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है पत्थर। देखा होगा जो घरों की चिनाई फाउंडेशन में काम में लेते हैं। लेकिन आयरन को अगर आप मोड़ोगे तो वो क्या डक्टाइल होगा। डक्टाइल मतलब सपोज करो आयरन की सीधी रोड है, इस पर मैंने यहाँ फोर्स लगाया
ठीक है, इस साइड फोर्स लगा है इस आयरन की रोड पे, तो ये आयरन की रोड ऐसे बेंड हो जाएगी, ये नहीं कि यहाँ से क्रैक हो गई, तो ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अब जैसे जो जिंक है, जिंक सॉलिड होता है, फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें क्या है, जिंक के अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो सडनली कोलैप्स होकर टूट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे जो मेटल हैं वो क्या है, वो ब्रिटल नहीं है, मतलब ब्रिटल वो टूटेंगे नहीं, लेकिन जो हमारा जिंक है वो क्या ब्रिटल इन नेचर है, वो ब्रिटल इन नेचर है, बाकी के जो हमारे जितने भी मेटल हैं वो ब्रिटलनेस नहीं होते। ठीक, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। जो मेटल्स हमारे वो क्या शो करते हैं, हीट की कंडक्सिटी लाइट की जो है और हीट की कंडक्टिविटी वो शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ हमें जिसकी हेल्प से समझाया कि जो मेटल की प्रॉपर्टी को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक मेटल का वायर लिया, उसके नीचे हमने यहाँ पे क्या किया, बर्नर है इसको ले लिया है, और वहीं पे हमने इस मेटल के वायर के नीचे क्या किया, पिन लगा दी, पिन लगा के जो वैक्स है उसको लगा दिया। वैक्स किसको बोलते हैं, जो मोम नहीं होता घरों के अंदर मोमबत्ती होती है उसको लगाया। अब हमने इस साइड से इस मेटल के जो वायर है यहाँ पे इसको हीटिंग किया, कुछ दूरी के ऊपर हीटिंग किया, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो हमारा वैक्स है वो पिंगल के नीचे गिर जाएगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेटल है वो कंडक्टिविटी शो करता है, मतलब यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं लेकिन ये धीरे 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 गर्म होता पूरा का पूरा वायर गर्म हो जाएगा, तो इसी वजह से क्या हुआ, वैक्स है हमारा वो पिघल के नीचे गिर गया। तो वैसे ही जो हमारे हीटिंग शो कर रहा है, ठीक है, और वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो भी शो करता है मेटल। जो यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया गया है एक्सपेरिमेंट करके, हमें क्या दिखाया है कि जो मेटल्स हैं अगर हम उसको किसी भी जो मेटल है उसको बैटरी ले लिया हमने, ठीक है, इधर वायर है, यहाँ पे वायर ले लिया कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया, इधर वायर है यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया, और आप देखो ये जो वायर हैं वो भी मेटल्स के होते हैं, इनको कोटिंग की होती है। फिर भी अगर आप यहाँ पे सपोज करो कुछ भी जो मेटल है, हमने आयरन की नेल ले ली सपोज करो, ठीक है, आयरन की नेल ले ली, या और कुछ जो हमारा मेटल है कॉपर की नेल ले ली, कुछ भी ले लिया, अगर उसको यहाँ पे टच करोगे तो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि मेटल है वो कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब क्या हमारी सब मेटल की है जो हमने डिस्कशन कर ली। इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में भी इतनी दे रखी हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है, अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हमें दे रखे हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कशन करेंगे जैसे हमने मेटल्स के बारे में किए। तो हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कोई भी जो जनरली हम अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो जो हमारे एस ब्लॉक है, ठीक है, उसकी वो जो फर्स्ट सेकंड है उनके अंदर मेटल होते हैं, जो डी ब्लॉक है वो पूरा मेटल का है, ठीक है। तो हम जैसे जनरली पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे वो किसके अंदर है, वो हमारे जो पी ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बैन वो हैं नॉन मेटल्स। जो हमारे 13, 14, 15 और 16 है टेबल के अंदर, ठीक है, उनमें जो भी हैं वो क्या है, वो सब नॉन मेटल्स हैं। अब हम नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, तो हमने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर कितने होंगे, उनके जो वैलेंस शेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये जिसके अंदर होंगे तो हम उनको जनरली क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर C6 होता है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, 2, 4, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। आयरन F9 होते हैं आयरन में, इसको इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 7। अब जो यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉन मेटल है। तो सिमिलरली जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, उसमें कितने फिल होते हैं, 2 और 5, 2 और 5 होते हैं। तो यह भी क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। तो ये सब हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। तो हम जनरली बोल सकते हैं कि जिनकी वैलेंस शेल में 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब वहीं पे जो हमारा हाइड्रोजन है उसके अंदर हमें एक एटम देखने को मिलता है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, लेकिन ये क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि जो हमारी फिजिकल स्टेट क्या मिलती है हमें नॉन मेटल्स की। जो हमारी जनरली जो फिजिकल स्टेट होती है नॉन मेटल की, वो हमें तीनों फॉर्म में मिलते हैं। वो गैस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, ठीक है, और साथ में सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। अब गैस फॉर्म में कौन कौन से मिलते हैं, जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं हमें वो मिलते हैं, Cl2 मिलता है, O2 मिलता है, ठीक है, N2 मिलता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे गैस की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो जो 11 जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जो हमें लिक्विड फॉर्म में है वो सिर्फ एक मिलता है, वो कौन सा मिलता है, ब्रोमाइन। और जो हमारे सॉलिड में मिलते हैं वो C है, कार्बन और फॉस्फोरस, ये मिलता है हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं नेचर के अंदर। डल मतलब जहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, लस्टर होते हैं, तो वहीं उसका अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स, कि ये क्या होते हैं, ये डल इन नेचर होते हैं, इनमें कोई शाइनिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, जैसे आयोडीन होता हमारा, वो आयोडीन है, नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन वो क्या लस्टर शो करेगा, शाइनिंग होती है ना वो शो करेगा। और डायमंड है, ये भी हमारा एक्सेप्शन है। डायमंड है, ये क्या हमारा नॉन मेटल है, लेकिन ये शो करेगा लस्टर शाइनिंग को। वहीं ग्रेफाइट है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये भी क्या क्या करेगा, ये भी हमें शो करेगा शाइनिंग को। तो ये हमारे तीनों क्या है, एक्सेप्शन है। तो हमें याद रखना है ये तीनों नॉन मेटल हैं, लेकिन शाइनिंग उसके बाद में भी लस्टर है, उनको शो करेंगे। जो नेक्स्ट है वो होती है कि हमारे जो जनरली नॉन मेटल्स हैं उनके क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि लगभग जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारी वो अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स के। तो जो मेटल्स हैं उनके क्या होता है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो वही हमारे क्या होंगे, जो नॉन मेटल के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या लो होंगे। लेकिन जो हमारे इसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन है, क्या सिलिकॉन, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरी हाई होता है, ठीक है। दूसरा होता है कार्बन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बोल्टिंग पॉइंट हाई है। और तीसरा है बोरोन, जो हम आपने कभी सुना होगा सिलिकॉन की चिप यूज़ लेते हैं मोबाइल वगैरह फ़ोन कंप्यूटर के अंदर, तो इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो डेंसिटी के बारे में है। हमें पता है जो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, वो हाई होती है। तो वहीं इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो डेंसिटी। लेकिन जो हमारा डायमंड है उसकी डेंसिटी क्या है, हाई होती है बहुत ज़्यादा। आपने कभी पढ़ा हुआ कि जो डायमंड है उसको काम में लिया जाता है, कटिंग के काम में लिया जाता है, जो होती है ना आयरन को कट करने के लिए, स्टील को कट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसकी ये हार्ड होता है, इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, उस वजह से इसको हम मेटल्स को कट करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन हमारा है क्या, ये नॉन मेटल है। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते नेचर में। वही मेटल्स क्या होते थे, डक्टाइल होते थे। डक्टाइल का मतलब हम उनको खींच के वायर बना सकते हैं, लेकिन हम नॉन मेटल्स को खींच के वायर नहीं बना सकते, तो वो कहते हैं नॉट डक्टाइल। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो क्या है, कार्बन है। कार्बन होता है जो, वो क्या होता है, डक्टाइल इन नेचर है, हम उसके क्या वायर बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया कि जो मेटल होते हैं वो मेलेबल इन नेचर होते हैं, हम उनकी शीट बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या, नॉट मेलेबल होते हैं, मेलेबल नहीं होते नेचर के अंदर। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचर के अंदर ब्रिटल नहीं होते, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल का मतलब आप उन पे फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, टूट जाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो ब्रिटल इन नेचर होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है उस वो क्या होगा, वो एक्सेप्शन है। क्योंकि जो हम ग्रेफाइट है वो क्या होगा, उसको फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है, खींच जाएगा। हमने जो देखा था हम उसका मतलब खींच सकते हैं ग्रेफाइट जो कार्बन होता है। और जो हमने यहाँ पे एक जो मेलेबिलिटी में आए उसमें डिस्कशन किया है, जिंक होता है। ठीक है, ये क्या मेटल है लेकिन फिर भी क्या है, ये ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल, इसको फोर्स लगाएंगे तो झटके से टूट जाएगा। जैसे हमारे जो एलॉय होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं एलॉयज होते हैं, तो वो भी क्या है, वो ब्रिटल की नेचर शो करते हैं कि उन पे आप फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कशन की है। नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या दे रखा हमने यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, या जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमने वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखना, या जो आप पीडीएफ वगैरह और अवेलेबल होगी तो उससे आप ये पढ़ सकते हो, या आप अपनी डायरेक्टली बुक से उनको टर्म को देख सकते हो, समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं उनको हम बर्न करें एयर की प्रेजेंस में तो वो क्या क्या बनेंगे, क्या शो होगा। ठीक है, तो हमारे अगर मेटल्स होते हैं, अगर हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, कोई भी जो मेटल होगा उसके साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, उसको क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2Cu प्लस ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन्होंने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो ये क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्लस ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, इन्होंने दोनों ने ऐड होकर क्या बना लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया है, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड बना दिया है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना जो हमारा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं अगर जो मेटल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो हमारे मेटल्स हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके अंदर क्या बनेगा, उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो हमारा वाटर क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, और जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा हमें, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर है हमने उसके अंदर भी डिस्कशन किया था कि मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन वगैरह चेक देखी थी हमने, एसिड और बेस उसके अंदर। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे हम जब भी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम पोटेशियम होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पर इसमें क्या होगा, H2O जो गैस है वो निकलेगी, और साथ में क्या, एनर्जी, हीट एनर्जी भी निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है, उसको हम वाटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाई गैस निकालेगा H2 और एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपने कभी लाइब्रेरी के अंदर देखा होगा
कि पोटेशियम, सोडियम है, फॉस्फोरस है, इनको हम क्या रखते हैं, इनको वाटर से दूर रखते हैं। जनरली देखा होगा सोडियम होता है, उसको हम केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो हम इसको जो मॉइस्चर, एयर की मॉइस्चर होती है, उसकी प्रेजेंस से दूर रखने के लिए हम इनको अंदर केरोसिन वगैरह के अंदर क्या करते हैं, इनको डिप करके रखते हैं। जो हम रिएक्टिविटी है मेटल्स की वाटर के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। हम एक टेबल दे रखी है आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डिस्कस करते हैं हम, जो हमारी ये रिएक्टिविटी टेबल है, ठीक है, आपको इसको याद रखनी है कि क्या होती है क्या नहीं होती इसके बारे में। क्योंकि जो हमें जो रिएक्टिविटी है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो मेटल होते हैं हमारा, वो कितना ज़्यादा किसके साथ रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, जो हमारे ऊपर के होते हैं, कौन से, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, हमारे दोनों मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे नीचे के होते हैं, कहाँ से लेके, पीबी से लेके, ये क्या करते हैं, पीबी से लेके नीचे तक के होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। और जो हमारे बीच के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मतलब मिड साइज की रिएक्ट करते हैं। मतलब जो अगर हम बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे कोल्ड वाटर के अंदर रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी कहाँ, हॉट वाटर के अंदर रिएक्ट करेंगे। और इसके बाद में क्या, स्टीम होती है, वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे नीचे के हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, ये हमारे ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हॉट के साथ करेंगे, ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हमें इसको याद करना है। तो जो हमें याद रखने की रिएक्टिव टेबल है, उसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसका जो शॉर्टकट है वो याद रखना, वो क्या है, केदार, के से केदार, एन से नाथ, ठीक है, का, सी से का, एम जी से माली, ए एल ओ से आलू, जेड है जिंक से ज़रा, एफ से फीका, पी बी से पकाता, एच से है। ठीक है, तो हम इनको जो शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म में जो याद रखनी है, हमें कैसे याद रखेंगे, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। फिर हम एच के बाद में याद करेंगे CUSG, इनको कैसे याद करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, CU के लिए हम लिखेंगे हाई कोर्ट, एच का क्या लिखेंगे, हाई। ठीक है, CU के लिए हम क्या काम मिलेंगे, कोर्ट। और फिर HG, AG और U के लिए क्या लिखेंगे, जो आप पार्टी नहीं है उसके लिए हम बोल देंगे आप। तो हाई कोर्ट आपका है, कैसे बोलेंगे, हाई कोर्ट आपका है, हाई कोर्ट आपका है। तो हम इस तरह से जो हमारी रिएक्टिव टेबल है, इसको याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा जो कौन सा मेटल है किसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो जो हमारा H है, हम बोल सकते हैं जो H के ऊपर है वो क्या है, हाईली, H के ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। H के नीचे आएंगे हम तो इनकी रिएक्टिविटी वो घटती जाएगी वाटर के साथ। या हम जो हमारी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ भी रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती घटती जाएगी। तो हम डिस्कस करेंगे आगे, वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। और जो डाइल्यूट जो एसिड्स होती हैं उनके साथ भी रिएक्टिविटी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया जो कि रिएक्टिविटी है हमारी पोटेशियम और सोडियम की कौन सी बेसिस पे है, जो रिएक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी यहाँ पे हमें नीचे दो रिएक्शन दे रखे हैं, क्या दे रखी है, हमारा जो एल्यूमिनियम है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, और हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम मिला है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड मिल गया, साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस मिल गई। सिमिलरली क्या हुआ, यहाँ पे हमने आयरन की वाटर के साथ
रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, आयरन ऑक्साइड मिल गया, आयरन टेट्रा ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं अगर हम उनको क्या वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, साथ में एक हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब जो हम, और ये जो रिएक्टिविटी है ये किसके बेसिस पे है, ये जो हमारी रिएक्टिविटी टेबल है जो एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे होगी कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और जो ये रिएक्टिविटी जो अभी टेबल देखी हमने, सीरीज़ थी, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ थी वो क्या, वो अभी जो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी अप्लाई होगी वो, कि जो रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही ये रिएक्ट करते हैं, कौन किसके साथ रिएक्टिव होता होगा ज़्यादा, वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अब सपोज करो हमने H2O के साथ इनकी रिएक्शन देख ली तो हमें क्या मिल रहा था, उससे हमें एक मेटल ऑक्साइड मिल रहा था वाटर के साथ रिएक्ट करने पे मेटल, और साथ में क्या हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज कर रहा था। सिमिलरली जो हम इनकी मेटल्स की जो हम रिएक्शन देखेंगे किन के साथ, जो हमारी डाइल्यूट एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्शन देखेंगे। जैसे सपोज करो किसकी, जिंक की, हमने यहाँ पे क्या लिया, जिंक लिया, और उसके साथ क्या हुआ, H2SO4 क्या थी, डाइल्यूटेड एसिड है, उसको डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, इससे ZnSO4 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। सिमिलरली हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को हम H2SO4 के अंदर डालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, MgSO4 प्लस H2 मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें अगर जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस गैस मिलेगी। अगर हम मेटल को डाइल्यूट मिनरल के एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस गैस मिलेगी। हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम कभी भी जो मेटल होते हैं उसको हम क्या जनरल किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड के, H2SO4 जो डाइल्यूटेड है एसिड है उसके साथ करवाते हैं या HCl के साथ करवाते हैं। कभी जो हमारी HNO3 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ हम रिएक्ट नहीं करवाते। अब इसका रीज़न है क्यों नहीं करवाते, क्योंकि जो क्या होता है कि हम सपोज करो H2 जो हमारी HNO3 है, ठीक है, इसके साथ अगर हम किसी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर ये क्या वाटर बना लेता है, एक्चुअली जो H2 है उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारा क्या बोल सकते हैं, जनरली अगर मेटल्स होते हैं उनके साथ इनके साथ रिएक्शन होगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाटर की फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम जैसे जिंक है, जिंक के साथ ये क्या रिएक्ट ही नहीं करेगा HNO3, और रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो हम ये रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत, अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करता है, क्यों वाटर क्यों बना लेता है, क्यों, क्योंकि जो HNO3 है वो क्या होता है, वो हाईली ऑक्सीडाइज एजेंट है, ठीक है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये वाटर बना लेता है। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते कि ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो हमारा HNO3 है वो क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg और Mn, इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा। और वो भी कब करेगा, जब वेरी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे, उस कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और हमें क्या देगा, जो गैस है, हाइड्रोजन H2 गैस है वो रिलीज करेगा। तो क्या होगा, HCl, ठीक है, HCl के साथ जनरली रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ मेटल्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे, साल्ट बनाने के साथ क्या H2 गैस रिलीज कर देंगे। लेकिन जो HNO3 है ये भी हमारी एसिड है, इसके साथ मेटल्स क्या करेंगे, इसके साथ जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, कुछ रिएक्ट करते हैं, क्यों, वो क्या बना लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी वजह से क्या वाटर बना लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो HNO3 है वो
मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल करेगा, लेकिन कब करेगा, कौन सी कंडीशन में करेगा? जब HNO3 का वेरी वेरी डाइल्यूटेड, बहुत कम कम उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर हम इसको काम मिलेंगे वाटर के अंदर, उस कंडीशन में ये Mg और Mn के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O गैस बनाएगा। उसके अलावा ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्टिविटी थी हाउ मेटल की, जो हमने यहाँ पे देख ली कि जो मेटल्स हमारे वो किस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर साल्ट्स, इसको देखेंगे हम। लेकिन इससे पहले जो हमारी जितनी भी रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ, और जो हम डाइल्यूटिक सल्फरिक जो डाइल्यूटेड एसिड्स हैं मेटल की, उनके साथ रिएक्शन होगी, तो वो क्या होगी, वो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होगी। जो ऊपर हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो एकदम से कम रिएक्टिव हैं, बीच के अंदर है वो मॉडरेट रिएक्टिव हैं। तो जो हमारी रिएक्टिविटी है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो आप इस टेबल को याद कर लेना और इसके अकॉर्डिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। अब क्या होता है जब हमारे मेटल्स हैं वो अदर मेटल साल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्ट क्या करेंगे, वो रिएक्टिविटी जो टेबल है, रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, Fe लिया हमने, ठीक है, इसको हम किसके साथ रिएक्ट, ZnSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। दूसरी साइड हमने लिया Zn लिया, प्लस क्या हुआ, FeSO4 लिया। ठीक है, अब जो हमारा आयरन के साथ क्या ZnSO4 रिएक्ट करेगा या ZnFeSO के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है, आयरन कहाँ पे है हमारा, Pb के ऊपर है। ठीक है, लेकिन जिंक कहाँ हमारा, जिंक जो है हमारा आयरन के ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये FeSO4 नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड बनाएगा। तो इस केस में क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो इस कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा। जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम देखेंगे जिंक है और आयरन है, तो क्या हमारा आयरन है वो क्या है, नीचे है, जिंक है हमारा वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में ZnSO4 बनेगा, और जो हमारा साथ में क्या होगा, Fe बन जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, जो हमारी रिएक्टिव सीरीज है किसके, तीनों के अंदर काम में आती है। वाटर के साथ भी जो रिएक्टिव होती है उसके लिए काम में आती है, डाइल्यूट जो मेटल्स की रिएक्शन होती है, जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर भी इसके अकॉर्डिंग होती है। और जो साथ में क्या है, हम जब मेटल साल्ट है वो अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में भी इसके बेसिस पे होगा। जो नेक्स्ट है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फ्यू चेंजेस होंगे। जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस होंगे और आयंस बनाएंगे। तो ये सब चेंजेस होता है जब भी जो मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें पता है जो जितना भी वैलेंस सेल होता है, जो हमें मेटल्स हो, ठीक है, नॉन मेटल्स हो या मेटल्स हो, वो क्या करते हैं, जो अपने वैलेंस सेल होते हैं उसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन हुआ और उसकी 8 1 हुआ, फिर ऐसी हुई, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वो ऐसे फिल हुए 8 और 7 हुए, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो
इसके जो लूजिंग गेनिंग इनसे क्या होता है, हमारे आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये क्या है, जब भी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारे आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे होती है आयंस की फॉर्मेशन है, उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, Na281 होती है। अब ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सिमिलरली जो Cl है वो उसमें क्या 287 है, लेकिन ये क्या होगा, एनाइन बनाएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो हम दूसरे वर्ड में ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में की क्या फॉर्मेशन होगी, कैटायन की फॉर्मेशन होगी। कैटायन कब होते हैं, जब चार्ज पॉजिटिव आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सोडियम के साथ क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या Na पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो सोडियम का कैटायन की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन है जो हमारा, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन करने से क्या हुआ, हमारा एनाइन बन गया, जो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें याद क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनाइन, ठीक है। और जो हमारे जनरली क्या होते हैं, सोल्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, वो क्या होते हैं, नेचर के अंदर बेसिसिटी को शो करते हैं, ये भी याद रखना। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या हुआ, एक्सचेंज किया। जो Mg है, मैग्नीशियम है, इसने क्या किए, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम है, इसने क्या किए, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्या बना लिया, केटाइन बना लिया। यहाँ पे की जो क्लोरीन है, इसने क्या, इसने भी क्लोराइड एनोइन बना लिया। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बेसिस पे जब भी मेटल्स नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो कुछ केटाइन या कुछ कंपाउंड बनेगा, उनकी फॉर्मेशन होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम जो हमारे आयंस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक दो टर्म है उनको डिस्कस करूँगा। एटोमिसिटी क्या होती है, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा कि एटोमिसिटी होती है इसकी, ये होती है उसकी। तो एटोमिसिटी जो हमारे कितने होते हैं नेचर के अंदर हैं, हमारे जो कैसे मिलते हैं, जो हमारे मेटल्स हैं जो नेचर के अंदर, वो क्या मिलते हैं, वो सिंगल मतलब किस में मिलते हैं, मोनोएटोमिक मिलते हैं। जैसे क्या, किसको बोलते हैं मोनोएटोमिक, Na, वो कभी हमें ऐसे नहीं मिलते कि Na2 मिल गया, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है, वो किस में मिलता है, हमें Al के फॉर्म में मिलता है, हमें कभी Al2 के फॉर्म में नहीं मिलता। तो हमारे जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोनोएटोमिक होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं किस फॉर्म में मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। और वहीं हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे, सॉरी, एक्चुअली जो एटोमिसिटी जो हमारी होती है, जैसे सोडियम है, वो हमें Na की फॉर्म में मिलेगा, उसके साथ Na2 या La2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा कभी। वो हमें सिंपली किसके फॉर्म में मिलेगा, Na की फॉर्म में मिलेगा, Cl की फॉर्म में मिलेगा, Na2 La2 की नहीं मिलेगा। और जो ये होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोएटोमिक, जिसके सिर्फ एक एटम मिले, और ये इसको हम बोलते हैं एटोमेटिसिटी। वहीं अब क्या होती है, नॉन मेटल होती है, वो हमें किस में मिलता है, वो हमें डाई एटोमिक में मिलता है, ट्राई एटोमिक में मिलता है, टेट्रा एटोमिक में मिलता है। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पोलो एटोमिक बोलते हैं। जैसे Cl2 है, ये हमें क्या मिला, डाई एटोमिक मिला। ऑक्सीजन है, जो ओजोन होती है, वो क्या हमें O3 मिलती है, तो ये ट्राई एटोमिक हो गई। जो हमें क्या P4 है, ये क्या मिलता है, टेट्रा एटोमिक हो गया। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो होते हैं पॉली एटोमिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो डिस्कस करेंगे हमारी नॉन मेटल्स की, वो क्या है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, और साथ में क्या है, सॉलिड होंगे नॉन मेटल्स, और ब्रिटल होते हैं।
साथ में जो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं NaCl, LaCl, CaCl, 2CO, MgCl, इनका क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई होता है। और जो इनकी सोलेबिलिटी होती है, जो ये पानी के साथ, वाटर के साथ, उसके अंदर तो ईजिली सोलेबल हो जाते हैं, लेकिन किसी अदर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर सोलेबल नहीं होते। जैसे हमारा साल्ट होता है, नमक होता है, तो वो क्या होता है, पानी के अंदर इजीली सोलेबल हो जाता है, लेकिन वो केरोसिन वगैरह इनके अंदर सोलेबल नहीं होगा। तो ये इनकी क्या होगी, सोलिबिलिटी हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड है, जो आयंस बनते हैं नॉन मेटल मेटल से एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन्स से, वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ब्रिटल होंगे, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, वाटर के अंदर सोलेबल होंगे, सॉल्वेंट के अंदर नॉन सोलेबल होंगे। साथ में क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो वो क्या होंगे, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे, लेकिन कौन सी स्टेट के अंदर होंगे, अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। या जो मोल्टन, अगर कोई भी हमारा मोल्टन स्टेट में होगा आयनिक कंपाउंड, उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर हमारे आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट भी शो किया गया है कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं नहीं करते। तो यहाँ पे बीकर के अंदर क्या, वाटर लिया गया है, इसके अंदर साल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया गया है, और ग्रेफाइट की 2 रोड लगा दी हैं, बैटरी और बल्ब और स्विच लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखेंगे क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, बैटरी क्योंकि क्या होगा, वाटर के सोलेबल हो गए, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है जो NaCl वो क्या सोलेबल हो गया। सोलेबल होने के बाद में क्या होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सरफेस पे वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो करते हैं। लेकिन जैसे हमारा NaCl है जो नमक होता है, वो अगर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमें याद रखना है, लिक्विड स्टेट में या मोल्टन कंडीशन के अंदर जो हमारे आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब आती है ऑकुरेंस ऑफ मेटल्स की, ये सब हमने डिस्कशन कर लिए। यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने आपको सब बता दिए। अब आते हैं हमारे ऑकुरेंस ऑफ मेटल, कि जो हमारे मेटल हैं वो कहाँ मिलते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि कैसे ओर्स मिलती है हमें, ओर्स से कौन से प्रोसेस के द्वारा उनको निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द, क्या क्या रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ किए हैं, तो वो सब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, हमें रिफाइनिंग दे रखा है, तो हम इन सब के बारे में डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ये सब अपनी बुक से पढ़ लेना, या और भी जो सोर्सेज हैं वहाँ से देख लेना। मैं आपके साथ डायरेक्टली आपको समझाऊंगा और डिस्कशन करूँगा। जो हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो 5 स्टेजेस में की जाती है जनरली। ठीक है, कौन कौन सी होती है, जो फर्स्ट होती है वो होती है क्या, पहले हम क्या करते हैं, क्रैशिंग। ठीक है, जो हमारी ओर होती है, जो मेटल ओर होती है, उसको हम क्या करते हैं, क्रैशिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं। जो सेकंड होती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको ओर को क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड करते हैं ओर को। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होती है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ड्रेसिंग ऑफ ओर। थर्ड क्या होती है हमारी, कन्वर्जन ऑफ ओर, किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ ओर किसके अंदर करेंगे हम, मेटल ऑक्साइड के अंदर करेंगे। उसके बाद में जो फोर्थ होता है हमारा, वो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो हमने मेटल ऑक्साइड बनाया था उसको हम क्या करेंगे, फिर वापस से उसको कन्वर्ट करेंगे, वापस से उसको मेटल फॉर्म में लेके आएंगे। और जो लास्ट होती है हमारी, वो क्या होती है, रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन। जो हमारा मेटल मिला है उसको हम प्योरीफाई करेंगे। तो अब इन्हीं के बारे में हम जनरली डिस्कस करेंगे डायरेक्टली कि क्या होते हैं ये।
जो हमारा फर्स्ट है वो क्या दे रखा है, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो हमारी क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर होती है वो क्या है, हम रोलर की मदद से या जो बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन होती हैं क्रेशर की मदद से हम इनको ओर्स जो हमें मिलती है मेटल की, जो भी मेटल निकालो हमें, जैसे आयरन ओर हो, ठीक है, गोल्ड वगैरह की जो ओर है, उनको हम क्या क्रशिंग करते हैं, फिर उनको ग्राइंडिंग करके उनके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर बोलते हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो क्या है, कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर क्या होता है, जो हमारी ओर होती है उसको हम क्या करेंगे, मिल गई ठीक है, अब मिलने के बाद में हम उसको क्या, उसको क्लीन करेंगे, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाएंगे। तो उसके लिए हम क्या, चार तरह के प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या होती है, मेटल और इजीली मिल जाती है। जो पहली होती है वो क्या होती है, जो हमें क्या करते हैं, ग्रेविटी की हेल्प से सेपरेशन करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है क्या होती है, ग्रेविटी सेपरेशन होता है या हाइड्रोलिक सेपरेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ऐसे कुछ सपोज ये रहता है, इसके अंदर ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, ये क्या है, ये टिल्ट सरफेस रहती है। टिल्ट सरफेस के अंदर यहाँ पे ऐसे सॉकेट्स होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारी ओर है उसको क्रशिंग करके उस पर यहाँ पे डालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस पे जो हमारी ओर है उसके अंदर ऊपर नीचे होगी, जो कुछ होगी जो भारी होगी वो क्या होगी, इन खड्डों के अंदर आ जाएगी, जो हल्की होगी वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। फिर हम यहाँ वाटर की हेल्प पे इसको प्रेशराइज करते हैं। तो क्या होगा, जो हमारी जो भारी ओर है वो क्या होंगी, इन खड्डों के अंदर रह जाएंगे, जो हल्की इंप्योरिटीज हैं डस्ट वगैरह वो क्या बह के पानी के साथ चली जाएंगे। जो सेकंड है वो क्या होती है, ग्रेविटी के बाद में जो सेकंड हमारी आती है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि एक दो व्हील होते हैं, ये यहाँ पे मैग्नेटिक व्हील होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेल्ट होता है। अब इस पे हमने ओर डाल दी, अब ये क्या है, इसके नीचे एक प्लेट लगा दी हमने। अब यहाँ पे ओर आने के बाद में क्या होगी, जो अगर मैग्नेटिक ओर होती हैं जैसे आयरन ओर है वो क्या है, व्हील के कारण ये चिपक जाएंगी, और जो इम्प्योरिटी डस्ट है वो यहाँ पे गिर जाएंगे। और ये जो प्योर ओर्स हैं ये क्या है, जैसे मैग्नेटिक व्हील तक चिपकी रहेंगे, यहाँ आके ये नीचे गिर जाएंगे। तो सेकंड सेपरेशन मैग्नेटिक। थर्ड होता है जो हमारा वो क्या होता है, फ्लोटेशन होता है या हाइड्रोफोलिक जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो हम उसको नहीं बोलते दही को मथना बोल दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक सेपरेशन या फ्लोट सेपरेशन। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बड़ा सा कोई भी जो टैंक है वो लेते हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट डालते हैं, ऊपर ऑयल रहता है, ठीक है। तो सपोज करो हमने जिंक सल्फाइड है उसको ले लिया, तो जिंक सल्फाइड को लिया तो क्या हुआ, जो हमारा ऑयल है इसके अंदर डाल दी, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के सोल्यूबल हो गई। सपोज करो जिंक है वो ऑयल के अंदर मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दही को नहीं मथते रही से, वैसे मथेंगे मथेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ऑयल है वो क्या ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया तो हम इसको अलग कर लेंगे, अलग करके हम इससे जो हमें और चाहिए मेटेरियल की जो प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ को हम हटा देंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ करना या ड्रेसिंग करने का तरीका है, वो फोर्थ वाला क्या है, केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड है उसमें क्या होती है, लीचिंग होती है, लीचिंग या केमिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। चार तरह की है जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ और ड्रेसिंग और को चार टाइप है। तो फोर्थ टाइप है केमिकल मेथड या लीचिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर इसको डिजोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हम सपोज करो कोई भी लिया वाटर सोल्यूबल लीज, ठीक है, जैसे हमने कोई भी सपोज करो साल्ट को लिया हमने, इसको पानी के अंदर डाला, सॉल्ट मिक्स हो गया, ठीक है, इम्पोर्टीज रहेगी। फिर हमने क्या किया, इसको फिल्टर होता है उसकी हेल्प से इसको छान लिया, तो क्या होगा, जो हमारा साल्ट है वो सोल्यूबल हो गया, तो वो तो इसके साथ मिक्स होके नीचे आ जाएगा, ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाएंगे। सिमिलरली हम सोलवेंट है जो साल्ट की जगह सपोज करो और कुछ है, उसको हमने क्या एसिड या बेस लेते हैं, ठीक है, एसिड या बेस के अंदर हम कुछ है जो मिक्स होने वाले सोल्यूबल हैं इनको मिक्स करते हैं और उनको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकली मेथड या लीचिंग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, दो डिस्कशन कर लिया हमने, क्रशिंग ग्राइंडिंग कर ली, कंसंट्रेशन कर ली, जो चार टाइप की हमारी, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, और केमिकल की मेथड लीचिंग हो गया। जो थर्ड हमारा वो क्या है,
कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, कि अब जो हमारा कन्वर्जन होता है वो मेटल ऑक्साइड के अंदर कैसा होता है वो देखेंगे हम। क्या होता है जो मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्जन क्या होगा, सिंपल से ऑक्सीजन है वो ऐड होगी, उसी को क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये क्या होती है, दो दो टाइप से होती है, ठीक है, कितने होती है, दो टाइप से होती है। पहली होती है रोस्टिंग, सेकंड होती है कैल्सिनेशन। जो हमारी सल्फाइड्स जो होते हैं, सल्फाइड की जो और होती हैं वो क्या होती हैं, रोस्टिंग की हेल्प से होती हैं, और जो कार्बोनेट होती हैं वो क्या होती हैं, कैल्सिनेशन की वजह से होती हैं। होती क्या है, जैसे हम जिंक है, जिंक सल्फाइड लिया, ठीक है, इसको हीट करेंगे, किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हीट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब कैल्सिनेशन जो कार्बोनेट होता है हमारा वो क्या होता है, CaCO3 होता है, तो हमें इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको डायरेक्टली हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, C से कैल्शियम, C से कार्बोनेट, R से रोस्टिंग, और R के बाद में क्या आता है, सल्फाइड। तो जो रोस्टिंग है उसमें हम ऑक्सीजन लेंगे, जो कैल्सिनेशन है उसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ नहीं लेंगे, उसके अंदर क्या कार्बोनेट होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो हमें डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो हमें सी से याद रहना है कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, R से रोस्टिंग और सल्फाइड को याद रखना है। तो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि जो हमने ऑक्साइड्स बनाए थे, ठीक है, अब इनको वापस हटाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे करोगे, तो हम जनरली क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे वो क्या है, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, ये जनरली हमारे मोस्टली यूज होने वाले क्या रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कार्बन जो कोक होता है, कोयला, वो है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जो हमारे मेटल ऑक्साइड है उनके साथ इनको ऐड करेंगे। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, उसको एफिनेटेड होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये क्या है, इजिली ऐड होके उसको क्या करें, हमें जो प्योर है, जो प्योर मेटल है उसको दे देंगे। जैसे सपोज अगर हमने पीबी लिया, पीबीओ लिया, इसको हमने क्या किया, कोक के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि ये CO जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बना देगी, साथ में क्या पीबी में बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको CO के साथ कोक को करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, और साथ में कॉपर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो हमें जो ये इनको याद रखना है, COCOS2, और ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये इजीली करके हमें मिल जाते हैं। अब जो कुछ होते हैं, कुछ सभी के साथ ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जनरली किसके साथ करते हैं, ठीक है, जिन जिन के साथ ये मतलब जो होते हैं जनरली हमारे लेड वगैरह होते हैं, कॉपर वगैरह होते हैं, इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे हमारा जो है जिंक है, Zn है, ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड है, ये सिर्फ ओनली किसके साथ करेगा, ये सिर्फ हमारा कोक के साथ ही करता है, सी के साथ ही ये ओके मेटल ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करेगा, उसके अलावा ये किसी के साथ नहीं करेगा। जो हमारे किस किस के, कॉपर को, पीबी को और आयरन के लिए जनरली हम क्या काम में लेते हैं, इन तीनों को काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब और कुछ जो मेटल्स हमारे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्टली जो हो नहीं पाते, ठीक है, तो उनके लिए क्या करते हैं हम। अब हमारे कुछ कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव वगैरह होते हैं, तो हम उनको क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी स्टेबल होते हैं, और वो क्या होते हैं, इनके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो रिड्यूसिंग है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारी मेटल ऑक्साइड हमें रिड्यूस होके ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो जो उनको हम फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा उनको अलग करते हैं।
ठीक है, वो कौन कौन से हमारे हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अलावा सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसी से हम इनको मेटल ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। वो हमारे याद रखना आप, ली का बा SR, ठीक है, Ca और Na और Mg और La। तो इन लिक का बासार, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ये सिर्फ किससे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनसे मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड हटा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, एक साइड इसके क्या जो हमारी पॉजिटिव है चार्ज है वो एक साइड नेगेटिव, एक साइड कैथोड प्लेट एक साइड एनोड प्लेट रख देंगे, बीच में हम क्या करेंगे इस मटेरियल को रख देंगे। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने की वजह से जो इनका बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होके अट्रैक्ट होके ये हमारी जो हमें मिल जाएंगे प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। जो हमारा इसके बाद में जो फिफ्थ है, लास्ट जो स्टेप है एक्सट्रैक्टिंग ओर है या जो हमें प्योर मेटल निकालने के लिए, वो क्या है, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो हमारी ओर आ गई उसको हमने क्या किया था, पहले जो हमारी ओर थी उसको क्रैशिंग किया, कंसंट्रेटेड कर दिया 4 तरीकों से, उसके बाद में उसको मेटल ऑक्साइड कर दिया, फिर मेटल ऑक्साइड से अलग कर दिया, जो इजीली हो गई, ठीक है, नहीं हुई हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर दिया, फिर जो हमें मेटल मिल गया वो 95-96% प्योर मिला। अब उस प्योर मेटल को 99.9% मिला करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग और करेंगे। जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उसको देखेंगे हम कि वो कैसे होता है। तो जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक दो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम रिफाइनिंग प्रोसेस है उसको कर देंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम जो हमारा सोल्यूबल में है उसको लेंगे, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव लेंगे और एक साइड नेगेटिव लेंगे। जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो क्या है, रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग कैसे करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से करते हैं। तो इसके अंदर क्या लेते हैं हम, जो हमारा बोल लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है हमारे, इसमें 2 रोड लेंगे, किस किस की रोड लेंगे, एक तो जो होता है एनोड लेंगे, इस साइड हम क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। ठीक है, जो एनोड होता है उसके अंदर क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल लेंगे। अब आप बोलोगे इम्प्योर मेटल कहाँ से आया, जो हमारे इम्प्योर मेटल है वो हमने जो ओर से निकाला था वो इम्प्योर मेटल है, उसको हम यहाँ पे डिप करेंगे। और जो दूसरी साइड है कैथोड है उस साइड क्या होगा, प्योर मेटल लेंगे। प्योर मेटल कहाँ से है, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको प्योर मेटल लेंगे। ठीक है, हम सपोज करो हमने कॉपर यूज किया, तो एक साइड कॉपर इम्प्योर है, एक साइड क्या है, कॉपर प्योर है। अब क्या होगा, जैसे हम इसके अंदर करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ऊपर की साइड कनेक्टेड है ये दोनों, तो जो हमारा कॉपर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो हमारे जो कैथोड है उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ जाके कैथोड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ये जो कॉपर है ये धीरे धीरे जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जो हमारे कैथोड है इसके चारों तरफ डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे टाइमिंग के साथ इस प्रोसेस से क्या होगा, जो हमारा एनोड है वहाँ पे क्या होगा, कटने लग जाएगा, धीरे धीरे वो बारीक होने लग जाएगा, थिन हो जाएगा। और जो हमारी कैथोड साइड है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा कॉपर, और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, वहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रिफाइनिंग होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से होता है। जो दूसरा तरीका रिफाइनिंग का वो क्या होता है, डिस्टिलेशन भी होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, जो हमारा एल्कोहल वगैरह के अंदर हम डिस्टिलेशन करते हैं उस प्रोसेस के अंदर वो डिस्टिलेशन होता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो क्या है, वो हमारे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस दे रखा है, जो हमने समझा दिया मैंने। और ऑलरेडी आप इसके अंदर जो आपकी बुक है NCERT इसके अंदर डीप में पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। अब हमारा जो यहाँ पे दे रखा है आपको, जितना भी जो अभी तक मैंने समझाया है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दे रखा है। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो है कोरोजन। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कोरोजन होता है हमारा वो क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरोजन,
और उसको कैसे जो हमारा ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं कोरोजन को। जो कोरोजन होता है, सपोज करो जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, आयरन क्या होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ब्राउनिश होता है हमारा, ब्राउनिश सरफेस है या कंपाउंड है वो क्या डिपॉजिट होने लग जाता है आयरन पे, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारे जिंक होता है, ठीक है, या सपोज सिल्वर जो सल्फाइड होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, वो एयर के जो हमारे सिल्वर होता है वो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जो क्या होता है, ब्लैक डिपोजिशन होता है किस पे, जो हमारे सिल्वर के होते हैं उनके ऊपर ब्लैक डिपोजिशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर डिपोजिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आयरन के अंदर जो ब्राउनिश होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के, उसको कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर के जो ब्लैक डिपोजिशन हो जाता है किसके कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, जो सिल्वर सल्फाइड की और कोटिंग है वो चारों तरफ हो जाती है, वो कोरोजन होता है। तो हम ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम उनको देख सकते हैं। जो अब इसको है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा या जो नेक्स्ट टर्म वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो जनरली जो कोरोजन की प्रिवेंशन है वो क्या होती है, गैल्वेनाइज करके या किसी भी जो पेंट की कोटिंग करके हम उसको कोरोजन को रेजिस्ट कर सकते हैं। या हम जो इलेक्ट्रॉन की कैटन या एनायन को जो होते हैं उनकी हेल्प से भी हम इनको कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने घरों में देखा होगा जो गेट्स डोर वगैरह होते हैं उसको टाइम टू टाइम पेंट करते रहते हैं, किस लिए, ताकि वो रस्टिंग या कोरोजन ना करें। या जो एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज्ड होता है उसकी कोटिंग करके भी हम उनको कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका जो चैप्टर है हमने पूरा मेटल और नॉन मेटल्स है वो डिस्कस कर दिया है, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।